हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 से हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पॉलिटिकल लाइफ की बुक से चैप्टर फर्स्ट है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड चैप्टर में हम अपनी वीडियो के एक पार्ट में डेमोक्रेसी की सबसे मेन फीचर जो क्या थी कि एक गवर्नमेंट जो होगी वो उस कंट्री के जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट होगी वो उस कंट्री के लोगों द्वारा सिलेक्ट की जाएगी और उस गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो ऐसे डिसीजन ले जिससे कंट्री के लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो सके, उनको अपनी लाइफ स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेकिन ये एक बात ही डेमोक्रेसी को कंप्लीट नहीं करती कि जो रूलर है उनको सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ ओनली यही बात एक डेमोक्रेटिक कंट्री को डिफाइन नहीं करती। एक डेमोक्रेसी या एक डेमोक्रेटिक कंट्री और भी कई चीज़ों पर डिपेंड होती है, तो वो क्या क्या है उनके बारे में हम अपनी वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे। तो ये हमारा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसके ओवरव्यू के बारे में हमने देखा था, ये देखना कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, तो उन सबको हम इंक्लूड करते हैं डेमोक्रेसी में। हमने डेमोक्रेसी की सबसे मेन फीचर देखी थी, सबसे मेन जो करेक्टरिस्टिक थी डेमोक्रेसी की, उसमें हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको वहाँ के जिस कंट्री के सिटीजन उसे इलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक होता है सिलेक्ट करना, एक होता है इलेक्ट करना। इलेक्ट करने में क्या होगा कि कंट्री की जितने भी पीपल होंगे वो सभी उस पर्सन के लिए, उन कैंडिडेट के लिए वोट डालेंगे और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्टेड पर्सन होगा। ओके, तो एक डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि कंट्री के जो पीपल होंगे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा कि कंट्री के जो पीपल होंगे वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, अपने रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। फिर उन रूलर्स के पास पावर होगी कि वो गवर्नमेंट बनाए और पूरी कंट्री में काम करे और रूल करे, और वो भी एक पॉजिटिव वे में, ताकि जो कंट्री के पीपल है जिन्होंने उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ओनली बस ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी को कंप्लीट नहीं करती। डेमोक्रेसी में और भी काफ़ी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, तो वही हमने देखना है कि डेमोक्रेसी की मेन फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था डेमोक्रेसी की मेन फीचर में मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड मेंबर। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो जो भी कंट्री के इलेक्टेड लीडर्स होंगे उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जो लीडर होंगे उनको कौन इलेक्ट करेगी, उस कंट्री की जनता करेगी। उस कंट्री के पीपल उस लीडर को इलेक्ट करेंगे। उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि वो ऐसे काम करे ताकि जो कंट्री के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी लीडरशिप में, उसके काम से, उसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया था, तो पाकिस्तान में क्या था कि वहाँ पर एक मिलिट्री कोर्प्स थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उनको अक्टूबर 1909 में एक मिलिट्री कोर्प, वो एज ए मिलिट्री कोर्प वर्क कर रहे थे। फिर उन्होंने बाद में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट में। जैसे ही वो गवर्नमेंट में आ गए तो उन्होंने फिर अपनी तानाशाही करने की सोची। उन्होंने सोचा कि मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा पावर में हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया कि खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कंट्री का। उसके बाद फिर उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बना दिया 2002 में, और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी चेंज करके ये पावर वहाँ पर दे दी कि सबसे ज़्यादा जो पावर होगी पाकिस्तान में वो किसके पास होगी,
वो प्रेसिडेंट के पास होगी। और उसके बाद खुद के जो टाइम पीरियड था, जैसे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, तो उसको 5 साल और बढ़ा दिया, मतलब 10 साल कर दिया। तो अपनी पावर को, अपनी पोस्ट को बचाने के लिए उसने कुछ गलत प्रैक्टिसेस यूज की। ओके, लेकिन वहाँ पर कुछ जो कंट्री में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पास पावर थी। लेकिन जो फाइनल पावर होती थी, फाइनल जो डिसीजन लिया जाता था, वो या तो जनरल परवेज मुशर्रफ लेते थे, या जो आर्मी के ऑफिसर होते थे उनके पास रियल पावर थी। जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड पर्सन थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पास पावर नहीं थी। वो बस ओनली बता सकते थे कि उनको ये प्रॉब्लम है, या उनकी कंट्री में, उनकी एरिया में लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी है, बस ओनली वो बता सकते थे। उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, ये पावर तो या तो प्रेसिडेंट के पास होती थी, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, या फिर जो मिलिट्री ऑफिसर होते थे उनके पास होती थी। ओके, तो इस तरह से जो हमने सबसे मेन माना था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो डिसीज़न लिया जाएगा वो गवर्नमेंट लेगी जिसको पीपल ने इलेक्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसने जनरल परवेज मुशर्रफ को इलेक्ट तो किया लोगों ने, लेकिन फिर बाद में जो डिसीजन उसने लिए वो कंट्री के जो वहाँ के पीपल थे उनके फेवर में नहीं थे। उसने अपनी तानाशाही चलानी चाहिए वहाँ पर, और इसलिए वो डेमोक्रेसी के पार्ट से, जो डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक मानी जाती है, वही कंप्लीट नहीं कर पाए। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे मेन बात होती है कि डिसीजन गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट को वहाँ के लोग इलेक्ट करेंगे। पावर जो होगी वो लोगों के पास ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट के पास कम होगी। लेकिन ये बात तो वो कहीं पर भी फॉलो ही नहीं हो रही थी पाकिस्तान में, और इसी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है हमारा, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, सबसे इसी डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट होगी उसको कौन इलेक्ट करेंगे, पीपल इलेक्ट करेंगे। अब इलेक्ट करेंगे तो मतलब इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या मेन बातें होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हमारे पास टॉपिक आता है, तो स्टार्ट करते हैं। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर द इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। तो यहाँ पर हम चाइना का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि चाइना में क्या होता है कि वहाँ पर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है, कंट्री की पार्लियामेंट जो होती है जो है वो हर 5 साल बाद चाइना में इलेक्शन हेल्ड करवाती है। पार्लियामेंट का नाम है क्वेंग्यो रनमिन दाइब्यो दाहुई। तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज में नेम है, और वैसे अगर हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो नेशनल पीपल कांग्रेस। ओके, तो ये वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री। नेशनल पीपल कांग्रेस के पास पावर होती है कि वो कंट्री के प्रेजिडेंट को अपॉइंट करेगी। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरी चाइना कंट्री से कितने मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे? 3000 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। सब मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर को आर्मी इलेक्ट करेगी और कुछ मेंबर को कंट्री के लोग। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो एक पहले से बनी हुई पार्टी वहाँ पर, जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उससे अप्रूवल लेगा। जैसे ही उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल मिलेगी उसी के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है, अदरवाइज वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ओके, तो चाइना में क्या है कि वहाँ पर एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ पाएगा, अदरवाइज वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा।
only those who are member of the Chinese Communist Party or 8 smaller party allowed to it were allowed to contest election held in 2002 and 2003। तो इसमें बता रखा है कि वो उसी मेंबर को जो पर्सन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो 8 स्मॉलर पार्टी अलाउ कर रखी है चाइना में, अगर उनसे अप्रूवल मिलती है तो ही वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। अदरवाइज वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो पर्सन जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि या तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेगा या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो 8 छोटी पार्टीज को अप्रूव कर रखा है उनसे लेगा। अगर इनमें से किसी से भी उसे अप्रूवल नहीं मिलती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो गवर्नमेंट होगी वो हमेशा कौन सी पार्टी बनाएगी? कम्युनिस्ट पार्टी बनाएगी, और किसी पार्टी के पास पावर नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट बनाए। ओके, सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930, जब से चाइना इंडिपेंडेंट हुआ है 1930 से, सॉरी यहाँ पर चाइना, ये तो ऊपर वाली केस स्टडी हमें दे रखी थी चाइना की। अभी हमारे पास आता है मेक्सिको का पार्ट। तो मेक्सिको जो इंडिपेंडेंट हुआ था 1930 में, होल्ड इलेक्शन एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो मेक्सिको में क्या है कि वहाँ पर भी हर 6 साल बाद इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। इसलिए जो मेक्सिको कंट्री है वो ना तो किसी मिलिट्री के अंडर में काम करती है और ना ही डिक्टेटर रूल के अंडर में। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन बाय वोन ए सिंगल पार्टी। मतलब 2000 से लेके 2000 जो ईयर था उससे लेके और अब तक इलेक्शन जो है वो बस एक ही सिंगल पार्टी जीतती आ रही है, और कोई पार्टी को पार्टिसिपेशन नहीं मिलती, कोई पार्टी नहीं जीत रही है। और उस पार्टी का क्या नाम है? पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, तो जो मेक्सिको में एक ही सिंगल पार्टी 2000 से जीतती आ रही है, विन होती आ रही है, वो पार्टी कौन सी है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI। ओपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, और जो ओपोजिशन पार्टी है वो तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती, वो तो पार्टी नहीं, कंटेस्ट ही नहीं बन सकती इलेक्शन का। बट नेवर मैनेज्ड टू विन, और जीतने की बात तो बहुत दूर है, मतलब वो इलेक्शन का पार्ट ही नहीं बन सकती, बस ओनली एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और वो भी कौन सी होगी? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। द PRI वॉज नोन टू अस मैनी डर्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन। PRI क्या करती है कि वो इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, गलत सही हर ट्रिक वो फॉलो करने के लिए रेडी होती है। ऑल दोज who are employed in government office had to attend its party meeting। ठीक है, जो भी पर्सन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं मेक्सिको में, उन सबको इस पार्टी की मीटिंग में आना कंपलसरी होता है। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट की उसके ऊपर गवर्नमेंट ये बनाएगी, लोगों के ऊपर प्रेशर बनाएगी कि आप गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रहे हो, तो आपको इस पार्टी की मीटिंग में आना जरूरी है, उसको अटेंड करना जरूरी है। लेकिन मेक्सिको में ऐसा है कि वहाँ पर हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, एम्प्लॉय को इस पार्टी की PRI पार्टी की सभी मीटिंग को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI। जो टीचर्स होंगे गवर्नमेंट स्कूल के, वो सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, माता पिता को, अभिभावकों को ये बोलेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के लिए वोट दे, और वो कौन सी पार्टी है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। मीडिया लार्ज इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मेक्सिको की जो मीडिया है वो भी हमेशा जो ओपोजिशन बताते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बताती है PRI के बारे में, उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, और PRI से रिलेटेड हर अच्छी बात लोगों में शेयर करते हैं। समटाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
इन द लास्ट मिनट। कई बार तो ऐसा होता है कि जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं, जहाँ पर वोट डाली जाती है, वो लास्ट मिनट पर ही शिफ्ट कर दी जाती है कि इस जगह, इस पोलिंग बूथ को हम इस जगह से और उस जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो पहले से ही ये डिसाइड होता है कि ये कंट्री में इलेक्शन यहाँ पर होंगे, आप यहाँ पर इलेक्शन डालोगे, हर चीज़ पहले से वेल प्लान्ड होती है। लेकिन मेक्सिको में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर वोट डालनी है, वो कभी भी लास्ट मिनट पर भी चेंज हो सकता है, विच मेड इट डिफ़िकल्टी फॉर पीपल टू कास्ट दियर वोट। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपनी वोट देने में ना दे पाए। द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कंपेनिंग ऑफ इट कैंडिडेट। और जो PRI है वो बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करती है कंपेनिंग पे, कैंडिडेट पे, ताकि सभी लोग उसकी पार्टी को मेजोरिटी से जिताए, दूसरी पार्टी इलेक्शन में आ ही ना सके। अगर उन्होंने गलती से पार्टिसिपेट कर भी लिया है तो उनको जीतने ही ना दिया जाए। तो PRI हमेशा इस बात पर फोकस करती है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबाउ द एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर। तो हमने अभी दो बातें देखी, एक चाइना का एग्जाम्पल देखा और मेक्सिको का। चाइना के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि वहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है और सभी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल फ्री होती है ना। जैसे हम अपनी इंडिया को लेके चलते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर कितनी पॉलिटिकल पार्टी है और हर पार्टी के अपने व्यूज़ होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं, कोई पार्टी किसी दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बना सकती। जैसे अब सेंट्रल में जो हमारी सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, तो बीजेपी क्या ये बोलेगी कि पहले मुझसे अप्रूवल लो फिर उसी के बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, तो कोई भी किसी भी कैंडिडेट को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि पहले वो बीजेपी पार्टी से अप्रूवल लेगा कि मुझे वोट लड़नी है तो आप मुझे परमिशन दो, उसी के बाद उसी के बाद वो इलेक्शन में आएगा। ओके, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन चाइना की बात करें, चाइना में तो क्या है कि वहाँ की जो नेशनल पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उससे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर अप्रूवल नहीं मिली तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और हमेशा से वहाँ पर एक ही पार्टी जीतती आ रही है, कौन सी पार्टी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि और पार्टी आ ही नहीं पाती। क्योंकि अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ये लगता है कि दूसरी पार्टी जीत सकती है तो वो उसको अप्रूवल ही नहीं देती, और अप्रूवल नहीं देती तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। अरे इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी तो वो गवर्नमेंट में आने का तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए चाइना में भी हम इलेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि चाइना में भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था मेक्सिको का। मेक्सिको में क्या है कि हर 6 साल बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2000 से लेके 2000 से लेके और अब तक बस एक ही पार्टी जीतती आ रही है। और कौन सी पार्टी है वो? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, ये पार्टी क्या करती है कि इसके जो ओपोजिशन की पार्टी होती है उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट, कंटेस्ट ही नहीं करने देती। ओके, वो कुछ ऐसी प्लानिंग करती है जिसकी वजह से दूसरी पार्टी कभी भी नहीं जीत पाई। इलेक्शन को जीतने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ऊपर से जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, उनके ऊपर बर्डन डालेगी कि वो सभी पार्टी की मीटिंग को अटेंड करे। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल के, सरकारी स्कूल के टीचर होंगे, वो भी जो पेरेंट्स होंगे बच्चों के, उनके ऊपर बर्डन डालेंगे कि वो उसी पार्टी, PRI पार्टी को ही वोट करे। तो ऐसे करके वो कुछ ना कुछ, मतलब लोगों के दिमाग में ऐसी बातें बैठा देती है, चाहे वो अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से, उन्हें वोट एक ही पार्टी को देना पड़ता है, PRI पार्टी को। ओके, तो इसकी वजह से इतने सालों से बस ओनली एक ही पार्टी जीतती आ रही है, और वो कौन सी पार्टी है? PRI। ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे। फ्री का मतलब कि लोग अपने लोगों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि वो जिसको वोट देना चाहिए, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सिलेक्ट करना चाहिए, जिस भी कैंडिडेट को वो इलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना मैक्सिको में हो रहा है ना चाइना में हो रहा है। फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि हर चीज़ एक गुड मैनर में होनी चाहिए। लोग जिसको चाह रहे हैं सरकार में लाना, उसी को ही लाना चाहिए। उनको उनके ऊपर बर्डन नहीं बनाना कि आपको हमें ही वोट करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा चाइना में और मैक्सिको में। तो इनके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि जो
फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सबसे मेन बात होती है, सेकंड मेन बात होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो इन दोनों कंट्री में फॉलो नहीं हो रही। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेक्सिको और चाइना में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। There are many problem here. In China, the election do not offer the people any serious choice. चाइना में लोगों को तो चॉइस ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। इलेक्शन ओनली बस वही लड़ सकते हैं जिसको रूलिंग पार्टी अप्रूव करेगी। मेक्सिको में क्या होता है, मेक्सिको में जो रूलर को इलेक्ट किया जाता है, जो जिसको लीडर को इलेक्ट किया जाता है, वो चॉइस का ही नहीं होता, क्योंकि बस ओनली एक ही पार्टी होती है उस इलेक्शन में और उसी पार्टी को ही वोट देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कोई कंपटीशन नहीं हुआ। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। और इसलिए मतलब जब एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो हारने और जीतने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बस जीतना ही होता है, और वो एक ही पार्टी है तो वो एक ही जीतेगी। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, चाहे लोग उसके अगेंस्ट हो चाहे उसके साथ हो, जीतना तो उसी पार्टी को, क्योंकि एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। तो दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। तो यहाँ दोनों कंट्री में, चाइना में और मेक्सिको में, कहीं पर भी फेयर इलेक्शन की बात नहीं है। वी कैन दस एड ए सेकेंड फीचर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सेकेंड फीचर है हमारी डेमोक्रेसी की। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशियंट। इलेक्शन होल्ड करना ही बहुत नहीं, काफ़ी नहीं है, सफिशियंट नहीं है कि इलेक्शन हेल्ड कर दिए। इलेक्शन तो देखो यहाँ पर भी हो रहे, चाइना में भी हो रहे, मेक्सिको में भी हो रहे, लेकिन क्या ये इलेक्शन ऐसे हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को रिप्रेजेंट करे? नहीं है बिल्कुल भी। तो इलेक्शन तो होने चाहिए, और इलेक्शन के साथ और जो बातें हैं इलेक्शन से रिलेटेड, फ्री एंड फेयर, वो बात भी वहाँ पर जरूर फॉलो होनी चाहिए। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। मतलब एक रियल चॉइस होनी चाहिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, अलग अलग कैंडिडेट होने चाहिए, और फिर उसके बाद कंट्री के लोगों पर डिपेंड होना चाहिए कि वो किस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। ये पूरी की पूरी पावर ओनली ऑन कंट्री के लोगों पर डिपेंड होनी चाहिए, और किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वो किसको इलेक्ट करना चाहते हैं और किसको इलेक्ट करना नहीं चाहते। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दीज चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश सो। और हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल हो कि जो पीपल्स है वो अगर पहले से ही जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसको, उसके काम से सेटिस्फाई है, तो वो दोबारा से उसी को ही चॉइस कर दे। ठीक है, उसी को ही वो लेके आई, या अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो दो ही बात होनी है, और दोनों लोग अपने बारे में सोच के, अपनी कंट्री के बारे में सोच के करेंगे। सो ए डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। मतलब एक डेमोक्रेसी में हम ये भी मान के चलेंगे कि वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन भी होने चाहिए। इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री और फेयर। मतलब जो पावर में अभी करंट में जो पावर में है वो भी जा सकते हैं, वो भी अपनी पोस्ट से रिमूव हो सकते हैं, तो इसके भी चांस इक्वल होने चाहिए। ओके, तो डेमोक्रेसी की सेकंड फीचर, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूजिंग। कि जो अभी करंट में पावर है वो भी लॉस्ट हो सकती है अपनी पोस्ट से, तो उसके भी फेयर चांस होने चाहिए, और इलेक्शन बिल्कुल फ्री और फेयर वे में होना चाहिए। कैंडिडेट होने चाहिए बिल्कुल फ्री, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए वो भी फ्री, और उसके बाद इलेक्शन जो होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लोगों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहती है कंट्री में गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? कंट्री के सिटीजन पर, कंट्री के पीपल पर, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या जो करंट में पावर में है उस पॉलिटिकल पार्टी पे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो फ्रीली वर्क करेगी, जितने भी कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल।
ओके। और इलेक्शन जो होंगे वो बिल्कुल फ्री और फेयर होंगे, किसी भी पर्सन के ऊपर कोई बर्डन नहीं बनाया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, उनको किसे वोट देना है, इन सब के लिए वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए। तो ये है हमारी एक डेमोक्रेसी की सेकंड फीचर। पहले में हमने देखा था कि जो डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट लेगी और प्लस में जो पीपल है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ओके, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक पर्सन एक वोट और एक ही वैल्यू। कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको एक ही वोट डालने का हक होगा और वो वोट इक्वल वैल्यू पर होगा। ये नहीं माना जाएगा अगर मान लो कोई रिच पर्सन है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा मानी जा रही है और कोई पुअर पर्सन है तो उसकी वोट की वैल्यू कम मानी जानी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कंट्री के जितने भी पर्सन होंगे, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी क्लास से, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू, मतलब एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है और उस वोट को एक ही माना जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, ये नहीं है कि एक पर्सन की वोट की वैल्यू हम दो मान के चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अर्लियर वी रीड अबाउट द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब होता है कि वो पर्सन, मतलब एक कंट्री के वो पर्सन जिनकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से अबव हो, उनको वोट डालने का हक होता है, वोट डालने का राइट होता है। ये हमें कौन बताता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो याद रखना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमें बताता है कि एक कंट्री का वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है, या एक कंट्री का अडल्ट पर्सन उसको क्या होगा, उस कंट्री के किसी भी इलेक्शन में वोट डालने का राइट होगा। ओके, तो ये हमें बताता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये प्रिंसिपल है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का, ये प्रिंसिपल लगभग पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हम मान के चले तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का। येट देयर आर मेन इंस्टेंस ऑफ डिनाइल ऑफ राइट, इक्वल राइट टू वोट, मतलब ये हमें सिर्फ ये बताता है इक्वल राइट टू वोट, मतलब हर पर्सन को राइट टू वोट मिलेगा और वो भी इक्वल। ठीक है, अगर एक वोट की वैल्यू एक मानी जा रही है तो दो वोट की एक, तो ऐसा नहीं होगा कि हम डिफ्रेंशिएट कर दे कि जो अपर कास्ट, मतलब जो हाई बड़ी पोस्ट पे लोग हैं तो उन्होंने अगर एक वोट किया तो उसकी वैल्यू दो मानी जाएगी, या जो बिल्कुल मतलब गरीब लोग हैं उन्होंने एक वोट डाली है तो उसकी वैल्यू एक मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी पर्सन हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, अगर उसने एक वोट डाली है तो उसको एक ही गिना जाएगा, उसको दो या जीरो नहीं गिना जाएगा। Until 2005 in Saudi Arabia women did not have to right to vote। 2015 तक सऊदी अरेबिया की जो वुमेन थी, वहाँ की जो महिलाएं थी, उनको राइट टू वोट नहीं मिला हुआ था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन रूल इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया में क्या था कि जो पर्सन रशियन माइनॉरिटी से रिलेटेड थे वो, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, बाकी सभी वोट डाल सकते थे। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट एन इंडियन फिजियन। फिजी में एक अलग ही इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो होता था। और क्या इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो होता था कि अगर कोई फिजी का ही सिटीजन है, काफ़ी टाइम से मतलब उसका जन्म, उसके पेरेंट्स का जन्म फिजी में ही हुआ है, तो उसके वोट की ज़्यादा वैल्यू मानी जाती। अगर मान लो एक इंडियन फिजियन है, मतलब इंडिया से कोई पर्सन जाकर फिजी में रह रहा है,
और वहाँ पर वो वोट डालता है तो उसकी वोट की वैल्यू कम मानी जाती। तो फिजी में अपना ये इलेक्टोरल सिस्टम था। लेकिन हमने पढ़ा है अभी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। नो मैटर कि वो इंडिया का है, इंडिया से बाहर का है, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या ना हो, अगर उसको सिटीजनशिप मिली हुई है तो उसको पूरा राइट है कि वो वोट डाल सकता है और उसकी वोट की वैल्यू इक्वल मानी जाएगी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस है। दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब हर अडल्ट सिटीजन को, जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा होगी, हर एक अडल्ट सिटीजन को 1 वोट डालने का अधिकार होगा और उस वोट की वैल्यू सबके लिए इक्वल होगी। किसी के लिए ये नहीं माना जाएगा कि किसी की वैल्यू हम ज़्यादा लेके चल रहे, किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है और किसी की वोट की वैल्यू कम है। जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी सिटीजन होंगे, वो सभी वोट डाल सकते हैं, अडल्ट सिटीजन वोट डाल सकते हैं और सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होगी, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, तो ये हमारी डेमोक्रेसी की थर्ड फीचर थी, जिसमें हमने देखा 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो हमारी वीडियो में हमने आज 2 पार्ट को, 2 फीचर्स को इंक्लूड किया है। पहले की वीडियो में एक पार्ट और इंक्लूड किया था, वो था हमारा डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, जो डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट को पीपल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड फीचर हमने देखी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में और थर्ड फीचर हमने देखी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ओके, तो ये है हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 2 पार्ट, 2 मेन फीचर्स को इंक्लूड किया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और मेन फीचर्स को इंक्लूड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो पार्ट हमने आज कवर किया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।